नमस्कार, मैं हूं सुमित अवस्थी, आपका सबसे भरोसेमंद साथी, और आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया, देश का सबसे भरोसेमंद हिंदी न्यूज चैनल। रात के 10 बज रहे हैं, वक्त है खबरों की खबर के लेटेस्ट एडिशन का। आज अगले 1 घंटे तक आपके साथ बहुत सी बातें होंगी, लेकिन सबसे पहले संक्षेप में आपको कुछ खबरों की झलकी दिखा देता हूं। सबसे पहले आई लव मोहम्मद कैंपेन की बात करेंगे। लव के नाम पर फैली नफरत के बारे में आपको बताएंगे। 22 दिन के भीतर 10 राज्यों में यह विवाद फैल चुका है। लव के नाम पर हेट की स्टोरी के पीछे कौन है? अचानक ये इतना बड़ा मुद्दा कैसे बन गया? क्यों बन गया? मोहम्मद ही जरिया क्यों बने? यह धर्म के सम्मान और अपमान की लड़ाई है। बहुसंख्यक हिंदू और अल्पसंख्यकों के बीच बनी असुरक्षा की खाई है, या फिर यह राजनीति का हथियार है जिसका इस्तेमाल चुनाव में वोटों के ध्रुवीकरण के लिए किया जाएगा? विस्तार से हर सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। बस शर्त सिर्फ इतनी है कि रात 11 बजे तक मेरे साथ रहिएगा। दूसरी कहानी मां बहन की राजनीति पर सुनाएंगे। बहुत ही रोचक परीक्षण है। पूरे देश की राजनीति का चाल, चरित्र और चेहरा आपके सामने लेकर आएंगे। आज आपको पता चलेगा कि हर राजनीतिक दल महिलाओं के सम्मान और अपमान को मुद्दा क्यों बनाते हैं। कोई दल इसका अपवाद नहीं है। तो मां बहन वाली इस राजनीति को भी विस्तार से आपको समझाएंगे। रात 11 बजे तक मेरे साथ रहिएगा। अगली स्टोरी के तौर पर, जिनके घर में 5 से 9 साल का बच्चा है, वो माँ बाप और रिश्तेदार, या फिर अगर आपकी जान पहचान में किसी के घर में 10 साल से छोटा बच्चा है, तो वो लोग मेरे साथ आज जरूर बने रहें। पेन और डायरी लेकर बैठे। बहुत ही चिंता में डालने वाली रिपोर्ट सामने आई है। इसे आप न सिर्फ देखिए बल्कि अपने फ़ोन पर डाउनलोड भी कीजिए, और गुड मॉर्निंग मैसेज की जगह इस रिपोर्ट को अपने जानने वाले लोगों के पास ज़रूर भेजिए, क्योंकि ये मैसेज आपको सच में किसी का शुभ चिंतक साबित करेगा। आइए शुरुआत करते हैं, विस्तार से खबरों के सिलसिले को देखते हैं। आई लव मोहम्मद ये सिर्फ 3 लफ्ज़ नहीं है। कानपुर में 4 सितंबर को इन्हीं 3 शब्दों वाला साइन बोर्ड लगाया गया, जिस पर विवाद शुरू हो गया था, और ये देखते देखते सिर्फ 22 दिन के भीतर 10 राज्यों यानी करीब करीब आधे हिंदुस्तान में फैल चुका है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ, कानपुर, उन्नाव, बरेली, महाराजगंज में विरोध प्रदर्शन हुए हैं। उत्तराखंड के काशीपुर और उधम सिंह नगर में लोग पोस्टर बैनर लेकर निकले हैं। महाराष्ट्र की बात करें तो मुंबई, नागपुर, लातूर और कल्याण में प्रोटेस्ट मार्च निकाले गए। गुजरात के गोधरा में तो पुलिस स्टेशन तक पर हमला किया गया। इसी तरह राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड और जम्मू कश्मीर के राजौरी तक में विरोध प्रदर्शन हो गए। जरा सोचिए कि उत्तर प्रदेश से उठा ये विवाद तेलंगाना तक पहुंच गया, वहां भी विरोध प्रदर्शन रिकॉर्ड किए गए। सवाल है कि अगर आई लव मोहम्मद वाला पोस्टर लगा ही दिया तो इसमें कौन सा गुनाह हो गया? ये तो मोहब्बत की बात कर रहा है। कौन है जो मोहब्बत के नाम पर नफरत की रोटियां सेक रहा है? प्यार के पैगाम पर किस नफरत के मसीहा की नजर लगी हुई है? आई लव मोहम्मद के पोस्टर वाले इस विवाद को कहीं जानबूझकर हवा तो नहीं दी जा रही? और सबसे बड़ा सवाल तो इस विवाद की टाइमिंग को लेकर उठ रहा है। वो भी इसलिए क्योंकि बिहार में चुनाव सर पर हैं और वहाँ मुस्लिम वोटरों की आबादी 17.7% है। यानी ये वोटिंग समूह या फिर इस वोटिंग ग्रुप की विरोधी ताकतें एक साथ एक तरफ अगर खड़ी हो जाए तो ये चुनाव परिणाम को अपने हक में तब्दील करा सकती हैं। साफ है कि सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का ये माहौल चुनावी उलटफेर करने में काफ़ी हद तक सक्षम होता है। लव या मोहब्बत के पोस्टरों की आड़ में कहीं जानबूझकर तो हेट या नफरत का जहर समाज में घोला नहीं जा रहा, ताकि ध्रुवीकरण के बहाने बिहार और बंगाल में खेला किया जा सके। आई लव मोहम्मद के पोस्टर को लेकर भड़के विवाद पर तरह तरह की बयानबाजी भी हुई है। कुछ लोग पोस्टर लगाने को सही बता रहे हैं तो कुछ लोग इसके खिलाफ हैं। अब हम आपको कुछ ऐसे चेहरों से मिलवाते हैं जो इस विवाद को लेकर सबसे ज्यादा मुखर रहे हैं। इनमें केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का नाम है। पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी हैं जो आई लव मोहम्मद वाले पोस्टर का विरोध करते हैं। तो दूसरी तरफ आई लव मोहम्मद के पोस्टर के पक्ष में, उनके हक में
एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी से लेकर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव तक है, पीडीपी की चीफ महबूबा मुफ्ती और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला तक समर्थन में खड़े हैं। और भी कई नेता हैं जो पोस्टर लगाने को सही बता रहे हैं। मुस्लिम धर्मगुरु भी हैं जो इस पर खुलकर अपनी राय रख रहे हैं। आई लव मोहम्मद वाले पोस्टर्स का ये मामला बेहद संवेदनशील है, इतना संवेदनशील है कि बरेली में पोस्टर पर बच्चों की बॉल लग गई और उस पर तनाव फैल गया। जब बॉल लगी तो उस समय तो हालात संभाल लिए गए, लेकिन जिसे लोगों ने बड़े जतन से संभाला था वही हालात आज जुम्मे की नमाज के बाद बिगड़ते दिखाई देने लगे। बरेली में जुम्मे की नमाज के लिए बड़ी संख्या में लोग जमा हुए। लोगों ने नमाज अदा की। इसके बाद लोग इस्लामिक ग्राउंड में जमा हो गए, नारेबाजी की। आरोप है कि भीड़ ने भड़काऊ नारे लगाए। पुलिस ने जब रोकने की कोशिश की तो पुलिस पर पथराव किया गया। इसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। पुलिस का एक्शन शुरू हुआ तो इस्लामिक ग्राउंड खाली होने लगा। कुछ ही देर में वहां सिर्फ बिखरे जूते चप्पल दिखाई दिए। मौके पर सुरक्षा बढ़ा दी गई। आज बरेली में जो कुछ हुआ इसके पीछे इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के फाउंडर मौलाना तौकीर रजा का नाम लिया जा रहा है। कहा जा रहा है कि उन्होंने लोगों से अपील की कि वो आई लव मोहम्मद के समर्थन में अपनी ताकत दिखाएं। इसी अपील पर लोग तो इस्लामिक मैदान में जमा हो गए, लेकिन तौकीर रजा वहां नहीं पहुंचे। जाहिर है इस विवाद को लेकर कई सवाल उठते हैं। सवाल ये कि आई लव मोहम्मद वाला ये विवाद फैल रहा है या फिर फैलाया जा रहा है। इस पूरे विवाद के पीछे कोई डिजाइन तो नहीं है। अगर ऐसा नहीं है तो 22 दिन से चल रहे इस विवाद को थामने के लिए अब तक कोई आगे क्यों नहीं आया है। तस्वीरें उत्तर प्रदेश के बरेली की हैं। जुमे की नमाज के बाद हाथों में आई लव मोहम्मद का पोस्टर लेकर निकली भीड़ ने प्रदर्शन किया। इल्जाम है कि इससे पहले लोगों ने भड़काऊ नारेबाजी की। आरोप यह भी है कि जब पुलिस ने रोकने की कोशिश की तो बच्चों को आगे कर पथराव करवाया गया। इसके बाद पुलिस के डंडे चलने लगे और भगदड़ मच गई। पुलिस ने कई आरोपियों को पकड़ भी लिया और उन्हें थाने भी ले गई। आज सुबह से ही हाथों में आई लव मोहम्मद के पोस्टर लेकर लोग बरेली के आला हजरत दरगाह और तौकीर रजा खान के घर के बाहर जमा थे। इसके बाद नमाज हुई, नमाज के बाद बवाल हुआ और बवाल के बाद पुलिस का एक्शन। कुछ आपराधी तत्व थे जो बाहर सड़कों पे नारेबाजी करते हुए आए थे और उनकी वीडियोग्राफी फोटोग्राफी करी गई है और कुछ की गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई है। आगे आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। पूरी तरह से स्थिति सामान्य है। अब पुलिस सड़क पर है और माहौल के तनाव को महसूस भी किया जा सकता है। हालांकि बरेली में भले ही हालात काबू में हैं, लेकिन इसी तरह का विवाद मऊ में भी हुआ। जुमे की नमाज के बाद उपद्रव की कोशिश हुई तो पुलिस ने वहां भी लाठीचार्ज कर दिया। इसलिए कुछ सवाल हैं जिनके जवाब तक पहुंचना जरूरी है। सबसे पहला सवाल तो यही है कि आई लव मोहम्मद वाले बवाल के पीछे कौन है? क्या आई लव मोहम्मद वाले पोस्टर के नाम पर लोगों को भड़काने की साजिश की जा रही है? आई लव मोहम्मद लिखे पोस्टर कौन छपवा रहा है? ये पोस्टर कहां छापे जा रहे हैं? इन्हें शहर शहर कौन पहुंचा रहा है? हर शहर में एक ही डिजाइन के पोस्टर कौन सप्लाई कर रहा है? आई लव मोहम्मद लिखे पोस्टर कौन लगवा रहा है? आई लव मोहम्मद वाले विवाद के पीछे कोई डिजाइन तो नहीं। आई लव मोहम्मद वाला विवाद संयोग है या सियासी प्रयोग? ये ऐसी मानसिकता के लोग हैं जिनको भारत का विकास, देश का विकास और उत्तर प्रदेश का विकास पच नहीं रहा है। हर कोशिश कर लिया लेकिन असफल रहे। तब आज दंगा पर ऐसी मानसिकता उतारू हो गई है। लेकिन ऐसी मानसिकता के लोगों को कहना चाहते हैं कि अगर इस तरह की हरकत किसी ने किया, उत्तर प्रदेश को अशांत करने की कोशिश अगर किसी ने की, तो सरकार उनके साथ सख्ती से निपटेगी। कार्रवाई ऐसी करेंगे कि आने वाली पीढ़ियां भी उनकी याद रखेंगी। नहीं, निश्चित तौर से अपने भगवान से सबको प्यार करना चाहिए। आई लव मोहम्मद, आई लव महादेव, आई लव गणेश जी, आई लव जीसस क्राइस्ट, आई लव गुरु नानक, आई लव
गौतम बुद्ध, आई लव महावीर। इसमें जो जिस धर्म को प्यार करता है वो अपने भगवान से प्यार करता है, अपने धर्म से प्यार करता है। आई लव मोहम्मद एक नया इन्होंने डायलॉग फेंक रहे हैं, जिनको अपनी बहन बेटियों से प्यार नहीं और इनको मोहब्बत का क्या मालूम। भाई जान, चचा जान, इनके यहाँ तो सारे की सारे ही रिश्ते जान में परिवर्तित हो रहे हैं। मोहब्बत का क्या इनको जानकारी है। आप सब पूरा प्रदेश और देश जानता है कि जिस तरह का आई लव मोहम्मद वाली बात जो चल रही है, कहीं भी कोई जब घटना नहीं, कौआ कान ले गया, कौआ कान तो देख लो है कि नहीं, जब कोई मुकदमा पंजीकृत नहीं हुआ आई लव मोहम्मद को लेके, तो इस तरह की बातें नितांत चिंताजनक हैं, गुमराह करने वाली हैं और जानबूझकर शांति व्यवस्था को खराब करने वाली साजिशें रचने का काम कतिपय लोगों के द्वारा किया जा रहा है। देखिए, हिंसा भड़काने में भाजपा नंबर 1 पार्टी है। यूपी से जब खबर आती है इसी तरह की खबरें आती हैं, नफरत की, तकरार की, जहर की। कभी पढ़ाई की, दवाई की, कमाई की, सिंचाई की, उद्योग की, धंधे की बात हम क्यों नहीं करते। तेजस्वी यादव जिस बिहार की विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं, आई लव मोहम्मद वाले पोस्टर वहां भी लहरा चुके हैं और विरोध प्रदर्शन वहां भी हो चुका है। लेकिन तेजस्वी ने सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात की, बिहार की बात किए बिना आगे बढ़ गए। सवाल है कि वो बिहार की बात भूल गए या जानबूझकर इग्नोर किया। इस सवाल का जवाब जरूर तलाशेंगे, लेकिन उससे पहले सवाल ये है कि आई लव मोहम्मद वाले पोस्टर से किसी को क्या दिक्कत हो सकती है। अगर मैं एक पोस्टर बनाता हूँ आई लव मनोरंजन भारती, कोई केस होगा मुझ पे? नहीं होगा। नहीं होगा। और अगर मैं बनाऊं तो क्यों बनाऊंगा? क्योंकि मेरे दोस्त हैं आप। जब लव इस्तेमाल हो रहा है उसमें प्रॉब्लम क्या है बताइए। अब क्या हमको पूछ के लिखना पड़ेगा कि हम लव लिखें ना लिखें? आर्टिकल 25 है या कचरे के डब्बे में चला गया? एक बात समझने की जरूरत है कि इस तरह की जो कंट्रोवर्सी भाजपा कर रही है ना, आप पूरे दुनिया के मुस्लिम कंट्रीज को और ख़ास तौर से वो जो पड़ोसी हमारा है जो टेररिज्म को प्रमोट करता है, बात क्या मैसेज दे रहे हैं आप? अब इसमें लिखने में किसी को एतराज़ क्यों? ये 3 अल्फाज लिखने में किसको एतराज़ हो सकता है? मेरी समझ में नहीं आता ना, ये 3 अल्फाज लिखने पे ये गिरफ्तारी की वजह कैसे बनती है? ये आप इसका मतलब कोई वाकई कोई मतलब दिमागी तौर बहुत ज़्यादा बीमार होगा जो इन 3 अल्फाजों को लेके इसके ऊपर कोई केस बना सकता है। उमर अब्दुल्ला ने जो कहा उससे किसी को एतराज नहीं हो सकता। इसलिए सवाल यह है कि पोस्टर वाला विवाद अचानक भड़का या जानबूझकर भड़काया गया। सवाल यह है कि आई लव मोहम्मद वाले पोस्टर विवाद को पोलराइजेशन टूल की तरह इस्तेमाल करने की कोशिश तो नहीं हो रही? क्या आई लव मोहम्मद वाले पोस्टर के विवाद से बिहार में वोटों के ध्रुवीकरण की कोशिश हो रही है? आई लव मोहम्मद वाले पोस्टर का चुनावी कनेक्शन खोज निकाला पटना से 1450 किलोमीटर दूर श्रीनगर में बैठी महबूबा मुफ्ती ने। जब ये लोगों को पीटते हैं, पकड़ते हैं, अभी रिसेंटली इन्होंने यूपी में ही शायद मेरे ख्याल में एक मौलवी को पकड़ा, उसको पीटा, उसकी दाढ़ी नोची, वो पूरा जख्मी हो गया था, उसको बोला कि आप जय श्री राम बोलो। अगर जय श्री राम जबरदस्ती लोगों से बुलवा के वो ऑफेंस नहीं है, वो गुनाह नहीं, वो गलती नहीं है, तो आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहना ये तो बिल्कुल ये हिंदू मुस्लिम करके ही इनको वोट मिलता है। नहीं तो इनको वोट चोरी करने की जरूरत नहीं पड़ती, नहीं तो SIR करने की जरूरत नहीं पड़ती। बिकॉज अगर इन्होंने कोई काम किए होते, लोगों को जॉब दिए होते, नौकरियां दी होती, गरीबी को हटाए होते, तो मुझे लगता है ये इस किस्म का हिंदू मुस्लिम नफरत फैलाने की जरूरत नहीं पड़ती। महबूबा ने पोस्टर विवाद से एनडीए को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की, लेकिन बीजेपी कह रही है कि इसके पीछे कौन है ये पता नहीं। कि 2 चीजें इसमें हैं। अपनी आस्था वो अलग चीज है, लेकिन आस्था को रोड पे इस तरह से नजारा बनाना वो मेरे ख्याल से गलत है। और वही लोगों को कोई थोड़ी दिक्कत है। आपको आर्टिकल, आपको संविधान देता है वो आजादी कि आप अपनी आस्था में, जो इसमें भी आस्था है, उसको पूरी तरह से फॉलो कीजिए। लेकिन उसको रोड पे उतर के इस तरह की चीजें जो हो रही है, शायद ये गलत है। और मुझे लगता है कि ये कौन करा रहा है इसकी जानकारी नहीं है। अपनी आस्था बीजेपी ने सफाई दे दी
लेकिन बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले सत्ता पक्ष पर पोलराइजेशन की कोशिश का आरोप कांग्रेस भी लगा चुकी है, जिस पर केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह वाकई फायर हैं। अपने दिल से जानिए पराया दिल का हाल, और वो इसी तरह की राजनीति करते आए और राजनीति उन्होंने तुष्टीकरण की। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करते, वो सबका साथ सबका विकास का काम करते हैं। आई लव मोहम्मद से जो पोस्टर वॉर शुरू हुआ है, वो अब आई लव महादेव के पोस्टर तक पहुंच चुका है। अगर बिहार विधानसभा में वाकई किसी तरफ से पोलराइजेशन का प्रयास किया जा रहा है, तो इसके दो ध्रुव तैयार हो चुके हैं। अगर आई लव मोहम्मद वाला ये पूरा विवाद बिहार विधानसभा चुनाव में ध्रुवीकरण के लिए किया जा रहा है, तो इसके पीछे कौन हो सकता है? अगर पोलराइजेशन यानी हिंदू मुस्लिम वोट का ध्रुवीकरण हुआ, तो इसका फायदा किसे मिल सकता है? बिहार में करीब 17.7% मुस्लिम वोटर हैं। 87 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां पर इनका प्रभाव है, जहां 20% से ज्यादा मुस्लिम आबादी है, और 47 विधानसभा सीट ऐसी हैं जहां मुस्लिम आबादी करीब 15% है। ये आंकड़े बताते हैं कि राज्य की 243 में से 134 सीटों पर मुस्लिम वोटर निर्णायक स्थिति में रहते हैं। यानी मुस्लिम वोटर जिस पार्टी के फेवर में पोलराइज होगा, उसके लिए सत्ता तक पहुंचने की राह आसान हो सकती है। इस चश्मे से देखें तो विधानसभा चुनाव में मुसलमानों की वोटिंग का पैटर्न बड़ी पिक्चर दिखाता है। विधानसभा चुनाव में मुस्लिम वोटर्स बीजेपी के विरोधियों को खुलकर वोट देते रहे हैं। 2015 के विधानसभा चुनाव में महागठबंधन को 69% मुस्लिम वोट मिले थे, उसे 178 सीटें मिली थी, जबकि एनडीए को सिर्फ 5% मुस्लिम वोट मिले और उसे 58 सीटें मिली। इस विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार महागठबंधन का हिस्सा हुआ करते थे, जबकि 2020 के विधानसभा चुनाव में महागठबंधन को 76% मुस्लिम वोटर्स का साथ मिला, लेकिन उसे सिर्फ 110 सीटें मिली। यानी मुस्लिम वोट तो बढ़ा, लेकिन सीटें घट गई। इसी चुनाव में एनडीए को सिर्फ 5% मुस्लिम वोट मिले, लेकिन उसकी सीटें बढ़कर 58 से 125 पहुंच गई, क्योंकि इस बार नीतीश एनडीए के साथ थे। एआईएमआईएम ने जो ग्रैंड डेमोक्रेटिक सेकुलर फ्रंट बनाया था, उसे 11% वोट मिले थे और 6 सीटें उसने जीती थी। सवाल है कि इस बार अगर वोटों का ध्रुवीकरण हुआ तो किसे फायदा होगा? मुस्लिम वोट का ध्रुवीकरण हुआ तो फायदा महागठबंधन को मिल सकता है, लेकिन अगर रिवर्स पोलराइजेशन भी साथ में हो गया तो खेल एनडीए के फेवर में भी जा सकता है। जैसे भारतीय राजनीति के लिए पोलराइजेशन यानी ध्रुवीकरण कोई नई बात नहीं है, हर चुनाव में ऐसा कोई ना कोई मुद्दा आ ही जाता है। 2019 के लोकसभा चुनाव में 3 तलाक बड़ा मुद्दा था। 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में राम मंदिर का मुद्दा जोर शोर से उठा था। इसके अलावा कर्नाटक के चुनाव के पहले हिजाब विवाद पर कंट्रोवर्सी हुई। यूपी में जमकर चुनावी राजनीति हुई थी हिजाब पर, आपको याद होगा। ये तमाम बातें दिखाती हैं कि कहीं ना कहीं पोलराइजेशन की जो राजनीति है वो भारतीय राजनीति की एक कड़वी सच्चाई है, और हर पार्टी हर दल इसको अपने फायदे में समय समय पर इस्तेमाल करते रहे हैं। आइए आगे बढ़ते हैं अगली कहानी की ओर। विज्ञान कहता है कि बिना कारण के कोई कार्य नहीं होता। विज्ञान के इस दावे के प्रमाण राजनीति की प्रयोगशाला में मिलते हैं। है ना ये रोचक कनेक्ट? कहाँ विज्ञान और कहाँ पॉलिटिक्स, लेकिन यही सच्चाई सब मिले हुए जी। विज्ञान और राजनीति दोनों में टाइमिंग बहुत महत्वपूर्ण होती है। अब देखिए, आज की राजनीति में जो दूसरी सबसे बड़ी घटना है वो माँ बहन और भाई की राजनीति की है। माँ बहन की राजनीति बिहार से लेकर मध्य प्रदेश तक, मोदी से लेकर ओवैसी तक, राहुल प्रियंका से लेकर कैलाश विजयवर्गीय और विजय शाह तक, तेजस्वी से तेज प्रताप रोहिणी तक माँ बहन की राजनीति जमकर गरमाई हुई है। बिहार में माँ बहन की सुरक्षा, सम्मान और संपन्नता को मंच मिला। वहीं मध्य प्रदेश में बहन भाई के रिश्ते का पान और छोटी सोच से इसका इनकाउंटर हुआ। ओवैसी ने तो माँ बहन की राजनीति में इंटरनेशनल बहन की एंट्री करवा दी। राजनीति में जमकर माँ बहन पर जोर दिया जा रहा है
वजह साफ है, क्योंकि राजनीति में बिना कारण के कुछ नहीं होता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, गृह मंत्री अमित शाह, कांग्रेस की प्रियंका गांधी, एआईएमआईएम के ओवैसी, तेज प्रताप का पार्टी लॉन्च, तेजस्वी का सोशल मीडिया संदेश। बिहार में राजनीति की प्रमुख घटनाएं हैं, लेकिन बिहार की हैवीवेट पॉलिटिक्स की सुई महिला वोट पर अटक गई है। सबकी राजनीति के केंद्र में मां बहन बेटी ही है। बिहार की महिलाओं को दो नए भाई मिले हैं, नरेंद्र और नीतीश। आज आपके दो भाई नरेंद्र और नीतीश जी मिलकर आपकी सेवा, समृद्धि और आपके स्वाभिमान के लिए लगातार काम कर रहे हैं। हर परिवार की एक महिला को इस योजना का लाभ मिलेगा ही मिलेगा। और शुरुआत में 10,000 रुपये देने के बाद अगर वो महिला इन 10,000 रुपयों का सही उपयोग करती है, कोई न कोई रोजगार पैदा करती है, खुद अपने पैरों पर खड़ी रहने के लिए कोई काम शुरू करती है, और अगर वो अच्छा लगेगा और अच्छा चलने पर 2 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता और दी जा सकती है। हमें वो दिन भी नहीं भूलने हैं जब बिहार में आरजेडी की सरकार थी, लालटेन का राज था। उस दौरान अराजकता और भ्रष्टाचार की सबसे ज्यादा मार मेरे बिहार की माताओं बहनों को, यहां की महिलाओं को ने ही झेली है। नरेंद्र और नीतीश ने अपनी मां बहन और बेटियों के लिए बिहार में चुनाव से पहले एडवांस किस्त जारी की है। इससे सबसे ज्यादा फायदा 1,40,00,000 जीविका दीदियों को होगा, जो बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार की कमांडो सेना मानी जाती हैं। 75 लाख महिलाओं के खाते में 7500 करोड़ रुपए भेजे गए, जिससे हर महिला को 10,000 रुपए मिलेंगे। इसके अलावा नीतीश सरकार ने दिव्यांग, बुजुर्ग और विधवा पेंशन को 1,000 रुपए महीने कर दिया है। महिलाओं के सम्मानजनक विवाह के लिए हर ग्राम पंचायत में 8,053 विवाह मंडप बनवाए गए हैं। 125 यूनिट फ्री बिजली दी जा रही है। आशा वर्कर को 1,000 की जगह 3,000 रुपए महीने का मानदेय कर दिया गया। ममता वर्कर को 300 की जगह 600 रुपए महीने का मानदेय। आंगनवाड़ी सेविका को 7,000 महीने की जगह 9,000 रुपए महीने मानदेय। आंगनवाड़ी सहायिका को 4,000 की जगह 4,500 रुपए हर महीने मानदेय। जीविका दीदी को 7% पर लोन के लिए 105 करोड़ रुपए का अलग फंड। अन्य घोषणाओं को मिलाकर अब तक जितना एडवांस दिया जा चुका है, उससे सरकार का सालाना खर्च करीब 34,000 करोड़ रुपए बढ़ जाएगा। ये सरकार की कुल कमाई का करीब 63% से कुछ ज्यादा है, और ये सब मां बहन भाई के नाम है। 2 करोड़ से अधिक बहनें अब तक लखपति दीदी बन चुकी है। केंद्र सरकार की मुद्रा योजना, ड्रोन दीदी अभियान, बीमा सखी अभियान, बैंक दीदी अभियान, ये भी आपके लिए रोजगार और स्वरोजगार के अवसर बढ़ा रही है। बिहार की महिला अकल में नंबर 1 है और बिहार के सीएम नकल में नंबर 1 है। तो जो हम लोगों ने कहा माई बहन मान योजना का, कई दिनों से कह रहे थे देखो ये नकल करेंगे, और ये नकल कर रहे हैं। और हमको तो दुर्भाग्य लगता है कि नरेंद्र मोदी जी एक पैसा बताओ केंद्र का अगर ये दिए हो तो ये राज्य सरकार का ही पैसा है, और ये 10,000 जो है इसके उपरांत जो है देने के बाद समीक्षा की जाएगी कि किसको देना है नहीं देना है। तो ये बिहार की जनता को बेवकूफ ना समझे नरेंद्र मोदी जी। तेजस्वी यादव भी माई बहन के सम्मान की राजनीति में काफी सक्रिय है।
महिला सशक्तिकरण संवाद कर रहे हैं, माँ बहन की नई परिभाषा दे रहे हैं। बेटी में बी से बेनिफिट, ई से एजुकेशन, टी से ट्रेनिंग, आई से इनकम। इसमें जन्म से कमाई तक हर बेटी का जिम्मा सरकार उठाएगी। माँ को भी नई भाषा में परिभाषित किया गया है। एम से मकान, ए से आन, ए से आमदनी की व्यवस्था की जाएगी। हर महीने 2500 रुपए देंगे और 1500 रुपए मासिक पेंशन का भी वादा किया गया है। लेकिन तेजस्वी के खिलाफ उनके भाई और बहन को मुद्दा बनाया जा रहा है। भाई तेज प्रताप हैं, जिन्होंने जनशक्ति जनता दल नाम की पार्टी बनाने का ऐलान कर दिया है, और बहन रोहिणी आचार्य, जिनकी नाराजगी को तूल दिया जा रहा है। रोहिणी दी हमारी बड़ी बहन है, हमको पाला है, पोसा है, बड़ा किया है, और रोहिणी दी ने जो कुर्बानी दी है, शायद ही आज के दिन में कोई अपने ही परिवार के लोगों को किडनी दे। ऐसी स्थिति में इन्होंने किडनी दी। रोहिणी जी की कोई लालसा कभी टिकट पाने में नहीं रही, ना किसी को दिलवाने में रही। माई बहन का ये लोग इज्जत करने वाले लोग हैं। इतनी बड़ी कुर्बानी के बाद भी सम्राट चौधरी ने कहा था कि लालू जी देखो, टिकट दे रहे हैं, किडनी लेकर के दे रहे हैं। एक बाप और बेटी और एक पिता के रिश्ते पर इस तरह का आलछन लगाना, ये वही भाजपा की संस्कृति है। और कभी भी अभी भी रोहिणी दी पार्टी को मजबूत करने में और शुरू से ही हमको आगे बढ़ाने में उनका योगदान रहा है। प्रियंका गांधी ने भी पटना में शक्ति अधिकार महिला संवाद नाम का कार्यक्रम किया। महिलाओं को ऐसे अधिकार का वायदा कर दिया जिसका उसे वर्षों से इंतजार है। कांग्रेस भी मां बहन के वोट के लिए काफी गंभीरता से राजनीति कर रही है। कि ऐसे कि चलो चुनाव आ रहा है, थोड़ा सा हम स्कीम बना देते हैं, थोड़े से पैसे दे देते हैं, महिलाओं का वोट मिल जाएगा। महिलाएं जो है ना, समझदार हैं, जिम्मेदार हैं, इस देश को, इस अपने परिवारों को, समाज को संभालती हैं। भूमिहीन परिवारों को 3 से 5 डिसमिल जमीन दिलवाएंगे। और सुन लीजिए, इस जमीन का मालिकाना हक महिलाओं को दिया जाएगा, ताकि जमीन आपके नाम हो, जमीन आपकी हो। ये आपकी शक्ति है जिसे हम पहचान रहे हैं, ये आपका सम्मान है जिसे हम समझ रहे हैं। प्रियंका ने बिहार की मां बहन को बताया कि उनका भाई राहुल सच्चा देशभक्त है। वो बिहार के लोगों से मिलने के लिए 40,000 किलोमीटर पैदल चला है। लेकिन भाई बहन के इस रिश्ते पर मध्य प्रदेश में अलग ही राजनीति हो रही है। बीजेपी के नेता कैलाश विजयवर्गीय और उनके पार्टी के दूसरे नेता भाई बहन के इस रिश्ते में अनुराग के सार्वजनिक प्रदर्शन को नई नजर से देख रहे हैं। आज के हमारे प्रतिपक्ष के नेता ऐसे हैं कि अपनी जवान बहन को बिल्कुल चौराहे पे चुंबन कर लेते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप में से कोई ऐसा व्यक्ति है क्या जिन्होंने अपनी जवान बेटी को, जवान बहन को सार्वजनिक रूप से चुंबन किया हो? ये संस्कारों का अभाव है। पुत्र बेटे का पवित्र रिश्ता है, पति पत्नी का पवित्र रिश्ता है, भाई बहन का पवित्र रिश्ता है, पर एक मर्यादा है। मैं उसकी बात कर रहा हूँ सिर्फ। और इसलिए मैंने जो कहा है वो ये है कि भाई विदेशों में ये चलता है, हमारे यहाँ इस प्रकार नहीं चलता। जैसे आप ही पत्रकार हैं, आप अपनी बहन को इस प्रकार आलिंगन करते हैं क्या बीच चौराहे पर? ठीक है, बाकी तो हमारे संबंध है, प्रेम के संबंध है। मैं भी अपनी बहन का सिर चूमता हूँ, ऐसी बात नहीं है। पर मैं रिश्ते की पवित्रता पे कहीं प्रश्न चिन्ह नहीं उठा रहा हूँ। मैं तो मेरा पूरा भाषण पहले सुन लेते तो आपको शायद ये प्रश्न नहीं उठता। हिंदुस्तानी संस्कृति में हम उसको कई चीज़ों को हम अच्छा नहीं मानते। हिंदुस्तानी संस्कृति में कैलाश जी ने सही बोला, ये मेरी सगी बहन भी है, तो क्या मैं सार्वजनिक रूप से चुम्बन लूँगा? ये आप खुद एक बार ट्राई करके देख लीजिए। हमारी संस्कृति नहीं है, हमारी सभ्यता नहीं है, हमारी परंपरा, हमारे रीति रिवाज, हमारे संस्कार ये नहीं सिखाते। और जो सिखाते हैं वो अपने घर में करें, चौराहे पर नहीं। कांग्रेस ने कैलाश विजयवर्गीय के घर में घुसकर विरोध प्रदर्शन का प्लान बनाया था। उनकी लंबी जुबान को गंगा जल से धोया, लेकिन रास्ते में पकड़ दिए गए, वर्गीय के घर तक नहीं पहुंच पाए। मां बहन की राजनीति में एक एंट्री ओवैसी की है।
जो बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना को पीएम नरेंद्र मोदी की बहन बता रहे हैं। बिहार के सीमांचल में शेख हसीना को बांग्लादेशी कहकर वापस भेजने की बात कर रहे हैं, मुद्दा बना रहे हैं। अरे मोदी जी, सीमांचल में कोई बांग्लादेशी नहीं है। हाँ, दिल्ली में तुम्हारी एक बहन बांग्लादेश की बैठी है, उसको निकाल कर भेजो बांग्लादेश में, उसको निकालो, लाओ उसको यहाँ पर सीमांचल में, हम उसको ले जाकर बांग्लादेश में छोड़कर आते हैं। बिहार में आज अमित शाह भी थे। उन्होंने स्थानीय पदाधिकारियों और प्रतिनिधियों से मुलाकात करके चुनाव प्रबंधन पर बीजेपी वर्कर्स की कॉन्क्लेव में हिस्सा लिया और शायद उन्हें यह समझाया कि मां बहन के वोट को कैसे एनडीए के पाले में लाया जाए। और अब मैं संक्षेप में आपको एक और अपडेट दे देता हूं, जिससे आपको मां बहन की राजनीति का असली कारण साफ साफ दिखने लगेगा। 2005 और 2009 से बीजेपी के पक्ष में महिला वोटिंग बढ़ना शुरू हो गई थी। 2014 वो लोकसभा चुनाव है जिसमें महिलाओं ने पुरुषों से केवल 2% कम वोट किया था, लेकिन 2019 में पुरुषों से 2% ज्यादा वोट महिलाओं ने किया। 2024 में फिर 0.2% ज्यादा वोट किया। इन तीनों लोकसभा चुनावों में बीजेपी का पीएम बना, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने। 2014 से पहले महिला वोट का पाला कांग्रेस की ओर झुका हुआ था। 2009 में कांग्रेस को 29 और बीजेपी को 18% महिला वोट मिला था। 2014 में बीजेपी को 29% और कांग्रेस को 19% महिला वोट मिला। 2019 में कांग्रेस को 19% और बीजेपी को 29% महिला वोट मिला और 2024 में कांग्रेस को 22% और बीजेपी को 36% महिला वोट मिला। अब अगर बिहार की बात कर लूं, जहां के विधानसभा चुनाव सर पर हैं, तो बिहार में 2010 के बाद से ही महिलाओं ने पुरुषों से ज्यादा वोट करना शुरू किया है। 2010 में पुरुष ने 51.1% तो महिलाओं ने 54.5% वोट किया था। 2015 में पुरुषों ने 53.3%, लेकिन महिलाओं ने 60.5% वोट किया। 2020 में पुरुषों ने 54.5% और महिलाओं ने 59.7% वोट किया। यानी हर बार बीते 3 चुनावों में विधानसभा में बिहार में महिलाएं ज्यादा वोट करती आ रही हैं। और नतीजा क्या है, ये सबको पता है। तीनों बारी नीतीश कुमार की पार्टी और नीतीश कुमार की मनमर्जी की सरकार वहां बनी है। अब तस्वीर शीशे की तरह साफ है कि मां बहन बेटी की राजनीति क्यों इन दिनों जोरों पर है। आइए आगे बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, और ये खबर बच्चों की सेहत से जुड़ी हुई है और जो ये दिखाती है कि आपके देश के आपके जो बच्चे हैं, खासकर वो बच्चे जो 10 साल से कम उम्र के हैं, उनको किस हद तक ध्यान रखने की इस वक्त ज़रूरत है। मैं उस खबर पे आऊँगा, लेकिन उसके पहले एक और बड़ा अपडेट आपको दे देते हैं। सोनम वांगचुक जो कि लद्दाख के लोगों के हीरो रहे, उन सोनम वांगचुक को आज गिरफ्तार किया गया। सोनम वांगचुक के साथ खास बातचीत हमने कल की थी और आपको दिखाई भी थी, लेकिन आज जो लेह में हिंसा हुई थी 2 दिन पहले, उस पूरे मामले में सोनम वांगचुक को गिरफ्तार कर लिया गया। उनकी गिरफ्तारी नेशनल सिक्योरिटी एक्ट यानी NSA के तहत की गई है। लद्दाख में हुई गिरफ्तारी के बाद उन्हें भारी बंदोबस्त के बीच अब जोधपुर की सेंट्रल जेल में शिफ्ट कर दिया गया है। जोधपुर सेंट्रल जेल को कड़ी सुरक्षा के लिए जाना जाता है। 24 सितंबर यानी 2 दिन पहले तक सोनम वांगचुक लद्दाख को संवैधानिक अधिकार दिलाने की मांग को लेकर अनशन कर रहे थे। 15 दिन तक यह अनशन शांतिपूर्ण तरीके से चला, लेकिन 24 सितंबर को जो हिंसा भड़की, जिसमें 4 मासूम लोगों की मौत हुई और 80 से अधिक लोग घायल हुए, केंद्र सरकार ने कहा कि हिंसा के लिए वांगचुक के भड़काऊ भाषण जिम्मेदार है और उसके बाद वांगचुक पर यह मुकदमा लगाया गया। अब आगे बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। ये एक और अपडेट है इसी से जुड़ा हुआ। सरकार उनकी संस्था का FCRA रजिस्ट्रेशन भी रद्द कर चुकी है और उनकी संस्था को मिले विदेशी चंदे की जांच भी करा रही है। आरोप है कि वांगचुक ने विदेश से मिले चंदे की जानकारी सरकारी सूत्रों से सरकारी जानकारी से छुपाई थी और पैसों में हेरा फेरी करने का आरोप भी उन पर लगा हुआ है। और अब एक ऐसी जानकारी जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, अगर खास तौर पर आपके घर में छोटे बच्चे हैं।
और ये जानकारी आपको गहरी चिंता में भी डाल देगी। ये बात हमारे आपके बच्चों के बारे में है। बच्चे भी कौन, जो अभी बहुत छोटे हैं। एक उम्र के बाद आदमी अपने शरीर के भीतर के बदलाव और दिक्कतों को महसूस करता है, लेकिन बच्चों के साथ ऐसा नहीं होता है। उनके टेस्ट भी अक्सर नहीं किए जाते हैं। बच्चे खुश दिखाई देते हैं, खा पी रहे होते हैं, खेल रहे होते हैं, तो हम यही मानते हैं कि वो हेल्दी हैं, स्वस्थ हैं, लेकिन ऐसा हर बार होता नहीं है। चिल्ड्रन इन इंडिया 2025 रिपोर्ट में ये खुलासा हुआ है। इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 5 से 9 साल के जितने बच्चे हैं, उनमें से 1/3 का ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ है। आगे बढ़कर ऐसे बच्चों का ब्लड प्रेशर और हार्ट पेशेंट होने की आशंका सबसे ज़्यादा होती है, और इसकी वजह है माँ बाप से मिली बीमारियाँ, और वो बीमारी है मोटापा, खराब खाना पीना, ज़्यादा फैट और शुगर वाली डाइट। रिपोर्ट में राज्यवार डेटा है कि किस राज्य में प्रभावित बच्चों की संख्या कितनी है। हमने इस मुद्दे पर प्रसिद्ध डॉक्टर एम वली से बात भी की है, पहले आप उनको भी सुन लीजिए। स्क्रीन टाइम बढ़ा दिए बच्चों का, बच्चे ने अपने खुद भी स्क्रीन टाइम बढ़ा लिया, इसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। देखने में इसका असर ये है कि बच्चों में प्रीमेच्योर आर्टेरियोस्क्लेरोसिस हो रही है। पहले ही दुख क्या कम था। हमारे देश में WHO के और इंटरनेशनल सर्वेस के हिसाब से यंग कोरोनरी आर्टरी डिजीज होती है, जो कि विदेशों से 10 साल कम में होती है। अब जो है 25, 27, 29, 30 साल के बच्चों को हार्ट अटैक्स हो रहे हैं बाकायदा। और इसी नोट पर एक छोटा सा ब्रेक, तुरंत आते हैं, बने रहिए मेरे साथ।